माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में शोध अभिक्षमता के सिनॉप्सिस पर पूरा फोकस किया था। सिनॉप्सिस कैसे बनता है, रिसर्च में सिनॉप्सिस की प्रभावी भूमिका क्या है, सिनॉप्सिस को हम बनाते क्यों हैं, ये सारी चीज़ों पर सिनॉप्सिस बनाने के प्रोसेस क्या है, उसके कितने स्टेप होते हैं, इन सब चीज़ों पर हमने प्रभावी विश्लेषण किया था और आप उसको गहराई से समझे भी हैं। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शोध अभिक्षमता के वर्कशॉप को डिस्कस करेंगे आपके सामने। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के दो पहलू होते हैं, एक ज्ञानात्मक, दूसरा व्यवहारिक। एक को सैद्धांतिक पक्ष कहते हैं, दूसरे को प्रयोगात्मक पक्ष कहते हैं। जब कोई भी लर्नर किताबों की स्टडी करता है, मैगजीन्स की स्टडी करता है, रिसर्च पेपर को रीड करता है और अपने नॉलेज को लगातार अपग्रेड करता रहता है, गुरुजनों के सानिध्य में रह करके अपने नॉलेज को और अपग्रेड करता है, इस तरह से तमाम नियम, सिद्धांत, कानूनों को रीड करता है, तो यह उसके सैद्धांतिक विकास का पहलू है। अर्थात वह एक तरह से सैद्धांतिक चीज़ों को ग्रहण कर लेता है। लेकिन यही व्यक्तित्व पूर्ण नहीं हो जाता जब तक हम सैद्धांतिक रूप में जो ज्ञान प्राप्त किए हैं उसका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं सीखते, तब तक हमारा ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे सीखेंगे वही उसी में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमारे सामने वर्कशॉप या कार्यशाला के रूप में प्रस्तुत है। आप देख रहे हैं, आप पढ़ते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, कार्यशाला आयोजित हुई, 3 दिन की कार्यशाला आयोजित हुई, 5 दिन की कार्यशाला आयोजित हुई। और आप खुद समझिएगा कि कार्यशाला न्यूनतम 3 दिन के लिए होती है, अधिकतम 10 दिन तक हो सकती है। 3 से 10 दिन के बीच में ही वर्कशॉप के पीरियड को माना जाता है और उसमें कई स्टेप होते हैं। मैंने आपको पहले फोकस किया था कि जो वर्कशॉप है ये मेरे सैद्धांतिक ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाता है। हम कैसे उसको एप्लीकेशन कर पाएंगे, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, हमारा दृष्टिकोण कैसे समस्या समाधान जनित बन सकता है, हम कितना व्यवहारिक हो सकते हैं, ये सब वर्कशॉप अर्थात कार्यशाला में प्रस्तुत किया जाता है। यही आपको प्रशिक्षित किया जाता है। तो आप देख रहे हैं, मैंने लिखा भी है कि शोध प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्ष, कहने का मतलब है कि जो वर्कशॉप है वह मेरे सैद्धांतिक पहलू का नहीं, व्यवहारिक पहलू को डेवलप करता है। हमने जो सिद्धांत प्राप्त किए हैं, हमने जो नॉलेज प्राप्त किए हैं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाता है। दूसरा चीज है सदस्यों को प्रशिक्षण देना। एक मन में प्रश्न आता है कि आखिर भगवान ये व्यवहारिक पक्ष का मेरे विकास कैसे होगा कार्यशाला में? जब हम प्रशिक्षित नहीं होंगे, प्रभावी प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में हम प्रभावी ढंग से प्रशिक्षण नहीं प्राप्त करेंगे, कैसे मेरे क्रियात्मक व्यवहारिक पक्ष का विकास होगा? तो उसमें कार्यशाला वह माध्यम है जो सदस्यों को प्रभावी प्रशिक्षण देता है। उसके बाद जब मेरे सदस्य प्रशिक्षित हो जाएंगे तब उनके व्यक्तित्व के कौन से पक्ष का विकास होगा, उसको हम कहते हैं उनके व्यक्तित्व के क्रियात्मक पक्ष का विकास होता है। अर्थात इसमें व्यक्ति उन सारे सिद्धांतों, नियमों को बखूबी समझ जाता है, उसके माध्यम से वह समस्या का प्रभावी समाधान करने में दक्ष हो जाता है, वह एक तरह से कौशलपूर्ण हो जाता है। मित्रों, एक चीज और ध्यान रखना है कि वर्कशॉप में हम देखते हैं प्रायः निश्चित टेक्निक के माध्यम से प्रशिक्षण देने का प्रयास किया जाता है, जिससे जो लर्नर होता है, जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, वह कौशल को प्राप्त कर लेता है। अर्थात उसका जो श्रम होता है पूरी तरह से स्किलफुल हो जाता है, अर्थात उसमें कुशलता आ जाती है, वह सारे पक्षों को विधिवत समझ लेता है। अब उसके सिद्धांत एक तरह से व्यवहारिक स्वरूप प्राप्त करने लगते हैं। इस तरह से वर्कशॉप में यांत्रिक प्रशिक्षण दे करके उसके अंदर में कौशल का विकास किया जाता है। एक चीज और आपको ध्यान देना है, जब भी हम वर्कशॉप के अंतर्गत चलते हैं, हम प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं,
तो वहां 3 बिंदुओं पर विशेष गौर किया जाता है। आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि आखिर भगवान ये 3 प्रश्न हैं कौन। आप देख रहे हो 3 प्रश्न में जैसे पहली चीज होता है कि समय निश्चित होता है, निश्चित समय पर। दूसरी चीज निश्चित स्थान पर। तीसरी चीज एक निश्चित कार्य का संपन्न होना। इन तीनों तथ्यों पर विशेष गौर करना है। समय भी निश्चित, स्थान भी निश्चित, निश्चित कार्य का संपन्न होना, यह वर्कशॉप का आधार बिंदु माना जाता है। आप फिर से एक बार समझ लेंगे कार्यशाला क्यों आयोजित होती है। हमारे सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक स्वरूप देते हैं। कार्यशाला क्यों आयोजित होती है, हमें कार्य कुशलता पैदा करती है। जिन नियमों, सिद्धांतों, तथ्यों आदि को हमने ग्रहण किया था उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें कार्यशाला में सिखाया जाता है। फिर आपको ने देखा स्टेप बाय स्टेप मैंने फोकस किया है कि पहले यह व्यक्तित्व के व्यवहारिक पक्ष का विकास करता है। फिर उसके बाद मन में क्वेरी आती है कि आखिर व्यवहारिक पक्ष का विकास होता कैसे है। तो इसके लिए सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण जब सदस्य प्राप्त कर लेते हैं तो उनके क्रियात्मक पक्ष का पूर्ण विकास हो जाता है, अर्थात वो पूरी तरह एक्टिव हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, सारे फंक्शन को समझ लेते हैं और जो चीज वह अमूर्त रूप में अपने दिमाग में पूरी तरह से प्रिंट किए बैठे हुए थे, अर्थात जो अमूर्त रूप में वो कोडिंग किए हुए थे, अब वह पूरी तरह से फंक्शन के रूप में डेवलप हो जाता है। आप जानते हैं एक शब्द मैंने यहाँ यूज किया, अमूर्त और मूर्त। ध्यान रखिएगा, अमूर्त का मतलब होता है जिसका कोई रूप रंग ना हो, कोई स्वरूप ना हो, केवल आइडिया तक ही वो सीमित हो जाए, प्रत्यात्मक रह जाए, चिंतन तक सीमित रह जाए, उसे हम अमूर्त कहते हैं। और मूर्त उसे कहते हैं जब उस चिंतन को हम व्यवहारिक स्वरूप दे करके उसे वास्तविक यथार्थता पर अवतरित कर दें, तब उसे हम मूर्त रूप कहते हैं। तो जो हमने अमूर्त रूप में जो सैद्धांतिक पक्षों का ज्ञान प्राप्त किया था, जब हम प्रशिक्षण ले लिए तब उसमें हम क्रियात्मक पक्ष का मेरे विकास हो जाता है। अब उसके बाद प्रश्न आता है कि प्रशिक्षण दिया कैसे जाता है। तो आपको पता होगा कि योग्य प्रशिक्षक होंगे, अच्छे अच्छे टेक्निक का यूज करेंगे, उसके माध्यम से वो सदस्यों को प्रशिक्षित करते हैं। तो कार्यशाला में यांत्रिक प्रशिक्षण दे करके सदस्य को कौशल पूर्ण बनाया जाता है। एक चीज आप प्राय पेपर में देखते होंगे, कुशल श्रम, अकुशल श्रम, तमाम तरह की बातें आते रहते हैं। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति यांत्रिक रूप से प्रशिक्षित होकर के कौशल को धारण कर लेता है तो वह स्किलफुल बन जाता है। और जो यांत्रिक रूप से प्रशिक्षित नहीं होते, टेक्निक नहीं पता रहती, अच्छे ढंग से उनका प्रशिक्षण नहीं होता, प्रभावी मार्गदर्शन नहीं होता, तो वह अकुशल श्रम के अंतर्गत रहते, नॉन स्किलफुल बने रहते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाता है कार्यशाला में, तो उनको कौशल पूर्ण बना दिया जाता है। कार्यशाला में 3 चीजों पर विशेष गौर है, एक निश्चित समय, एक निश्चित स्थान और एक निश्चित कार्य का संपन्न होना। इस पर आपको विशेष गौर करना है कि उसमें समय भी निश्चित होगा, स्थान भी निश्चित होगा और निश्चित कार्य संपन्न होगा। यहाँ ये मतलब यह तथ्य नहीं रहता कि अलग अलग कार्य यहाँ संपन्न होंगे, बिना समय पर हम कुछ भी कर लेंगे, नहीं, हर चीज फिक्स रहता है। फिर आपके मन में एक क्वेरी उत्पन्न होगी कि ठीक है सर, व्यवहारिक पक्ष का विकास हुआ, सदस्यों को प्रशिक्षण मिला, क्रियात्मक पक्ष का विकास हुआ, यांत्रिक प्रशिक्षण देकर कौशल पूर्ण बना दिया गया, सब कुछ सही है, लेकिन मन में लगता है कि आखिर कार्यशाला में सम्मिलित कौन कौन लोग होते हैं, कार्यशाला में सक्रिय रूप से सहभागी कौन कौन होते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें पहले होते हैं संचालक जो कन्वीनर के रूप में है, ठीक है, आयोजक जो ऑर्गेनाइजर के रूप में है, विषय विशेषज्ञ जो इस एक्सपर्ट के रूप में होते हैं और पार्टिसिपेंट जो सहभागी होते हैं। ये सब कार्यशाला में भाग लेते हैं, कार्यशाला के विंग बन करके सक्रिय होते हैं। अब आपके मन में आता है कि ठीक है, हमको पता चल गया कि कार्यशाला क्या है, कार्यशाला में क्या होता है, लेकिन इसका पीरियड कितना होता है। तो मैंने जस्ट पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, नॉर्मली न्यूनतम 3 दिन
अधिकतम 10 दिन, 3 से 10 दिन के बीच में इनका प्रशिक्षण होता है। और अब आपके मन में एक क्वेरी उत्पन्न हुई होगी कि प्रशिक्षण कितने स्टेप में दिया जाता है। तो मित्रों आप बिल्कुल गौर करिएगा कि प्रशिक्षण हम 3 स्टेप में देते हैं। कार्यशाला में प्रशिक्षण 3 स्टेप पर होता है। पहला प्रथम चरण, दूसरा द्वितीय चरण, तीसरा तृतीय चरण। प्रथम चरण में हम क्या करते हैं कि जो हमारा विषय होता है, जो आप कह सकते हैं जो प्रकरण होता है, केस होता है, उसका हम विवरण करते हैं, प्रस्तुतिकरण प्रभावी तरीके से करते हैं, उसके पक्षों को हम स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने क्या दिया कि प्रथम चरण में केस का विवरण होगा, प्रस्तुतिकरण होगा, प्रकरण को प्रभावी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। और अब आता है द्वितीय चरण। ध्यान रखिएगा सबसे प्रभावी चरण द्वितीय चरण माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रशिक्षक आपको लगभग 3 से 7 दिन के बीच में, नॉर्मली ये माना जाता है कि 1 सप्ताह, मोटा मोटा 1 सप्ताह के रूप में या 3 से 7 दिन के अंतर्गत आपको द्वितीय चरण में समय लगता है। और इसमें एक एक पक्षों का क्रियात्मक विकास किया जाता है। प्रशिक्षक प्रभावी तरीके से सदस्यों को प्रशिक्षण देते हैं, हर कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो सदस्य होते हैं प्रशिक्षण लेने वाले, उनको अलग अलग हम समूहों में विभाजित कर देते हैं। और जब वो समूहों में मिल करके स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू करते हैं तो उनकी कमियां अपने आप दूर होना शुरू हो जाती हैं। और इसमें सारे सदस्य अलग अलग समूहों में बंट करके स्वतंत्र रूप से कार्य करने का जब अवसर प्राप्त करते हैं तो उनमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने का सहज भाव पैदा हो जाता है और बहुत बेहतर करने की कोशिश करते हैं। कमियां अपने आप दूर होने लगती हैं। इसी चरण में अर्थात दूसरे चरण में इसके बाद सभी समूह के लोग एकत्रित होते हैं और अपने कार्य का विवरण देते हुए प्रतिवेदन तैयार करते हैं। अब यहां तक काम हुआ। दूसरे चरण में आपने देखा सदस्यों का प्रशिक्षण हुआ, सारे सदस्य अलग अलग समूह में, ग्रुपिंग में स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर पाए, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने का उनको अवसर मिला, उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस किया, कमियों को दूर किया और उसके बाद अपने कार्य का विवरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने एक प्रभावी तरीके से रिपोर्टिंग की, प्रतिवेदन तैयार किया। अब आता है तीसरा चरण। मित्रों ध्यान रखिएगा पूरी तरह से फॉर्मल होता है। ये जो तीसरा चरण है पूरी तरह से फॉर्मल होता है, औपचारिक होता है। आपसे पूछा जा सकता है औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, कुछ भी आपसे पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि जो तीसरा चरण है ये पूरी तरह से फॉर्मल होता है, पूरी तरह से औपचारिक होता है। तो मित्रों इसमें क्या हम करते हैं, जिन लोगों ने प्रशिक्षण लिया है, समूह के रूप में प्रशिक्षण लिया है, अब उनको हम स्पेस देते हैं, वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में पहुंचते हैं और उसका वो प्रभावी तरीके से एप्लीकेशन करते हैं और ये देखते हैं कि कितना वो सीख चुके हैं, किस स्तर तक वो अपने को इम्प्रूव कर चुके हैं। कहने का मतलब होता है इसमें सदस्य प्रशिक्षण लेने के बाद अपने कार्य क्षेत्र में अपनी कार्य प्रणाली को प्रस्तुत करता है, उसमें सुधार करता है, इसीलिए इसे जांच करने की अवस्था कहा जाता है। ये बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न इस पर बनता है कि बताइए वह वर्कशॉप में वह कौन सा चरण होता है जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सदस्य अपनी जांच करता है। तो ध्यान रखिएगा इसे जांच करने की अवस्था कहते हैं। और मित्रों याद रखिएगा कि ये जो तीसरा चरण है पूरी तरह से फॉर्मल होता है। यहाँ पर सदस्य स्वयं एप्लीकेशन करता हुआ दिखाई देता है, जो कुछ सीखा होता है प्रभावी एप्लीकेशन करता है और उसके बाद वह अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करता है और फिर इसीलिए इसे हम जांच करने की अवस्था भी कहते हैं। तो इस तरह से आपके मन में आया पहला चरण जिसमें केस का विवरण हुआ, अर्थात जो प्रकरण है उसका विवरण किया जाता है, प्रस्तुतिकरण प्रभावी तरीके से किया जाता है, पक्षों को स्पष्ट किया जाता है, प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। उसके बाद जब पहला चरण खत्म हुआ, सदस्यों का दूसरा चरण शुरू होता, सदस्यों को दूसरे चरण में हम पहुंचाते हैं तो वहां पर इनका प्रभावी प्रशिक्षण होता है। कहने का तात्पर्य है कि वो प्रभावी रूप से प्रशिक्षित होंगे, इसमें प्रभावी प्रशिक्षक होंगे और अच्छे
विशेषज्ञ होंगे जो सदस्यों को प्रशिक्षित करते हैं, और इसमें सदस्य अलग अलग समूह में विभाजित कर दिए जाते हैं। और इसमें संसाधन, ध्यान रखिएगा मित्रों, जितना बेहतर संसाधन वर्कशॉप में होगा सदस्य उतना ही बेहतर ढंग से प्रशिक्षित होते हैं। इसमें प्रशिक्षक की भी प्रभावी भूमिका होती है। तो आप देखते हैं अलग अलग समूहों में हम इनको विभाजित कर दिए और इनको समूह के सदस्य के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करने का पूरा अवसर हमने उपलब्ध कराया। इन्होंने पूरा अवसर प्राप्त करके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस किया, अपनी कमियों को सुधारा, अपनी अपने अपूर्णताओं को दूर करने की कोशिश किया, और फिर ये सभी समूह इकट्ठे होकर अपने अपने कार्य का विवरण देते हुए प्रतिवेदन तैयार करते हैं। उसके बाद जब द्वितीय चरण कंप्लीट होता है तो तीसरा चरण शुरू होता है। और मित्रों, मैंने बताया है कि पेपर में प्रश्न भी पूछता है कि जो तीसरा चरण होता है इसका स्वरूप क्या है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फिर कुछ और तमाम तरह से प्रश्न बनते हैं। इट इज टोटली फॉर्मल सेक्शन। यह पूरी तरह से औपचारिक होता है। क्योंकि इसमें सदस्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने कार्य क्षेत्र में पहुंचता है, अपनी कार्य प्रणाली को सुधारता है, क्योंकि उसका जब एप्लीकेशन करेगा तो उसमें वो लगातार क्रमिक रूप से सुधार करता चला जाता है। अर्थात तीसरे चरण में हम सदस्य को अपनी जांच करने का अवसर उपलब्ध कराते हैं, इसीलिए इसको हम जांच करने की अवस्था कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोग क्रमिक रूप से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वर्कशॉप क्यों आयोजित होता है? हमने जो सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त किया है उसको व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए। वर्कशॉप में क्या होता है? सदस्य के व्यवहारिक पक्ष का विकास होता है। फिर क्या होता है? व्यवहारिक पक्ष का विकास करने के लिए हम करते क्या हैं? सदस्य को प्रशिक्षित करते हैं, जिससे वो फंक्शनल सेक्शन में आगे निकल जाता है। अर्थात उसका जो फंक्शनल एस्पेक्ट होता है वो प्रबल हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और इसमें हम भिन्न भिन्न टेक्निक के माध्यम से, विभिन्न तकनीकों के द्वारा हम उनको प्रशिक्षित करते हैं। इससे वो क्या होते हैं, जो पहले नॉन स्किलफुल रहते हैं वो पूरी तरह से स्किलफुल बन जाते हैं। जिन सिद्धांतों को केवल रट करके उन्होंने इनिशिएट किया था, अब वो उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने के मालिक बन जाते हैं, जानकार हो जाते हैं। इसमें मैंने बोला था कि 3 बिंदुओं पर गौर करना है। एक निश्चित समय, एक निश्चित स्थान, एक निश्चित कार्य का संपन्न होना। फिर मैंने यहाँ हाईलाइट किया था कि कार्यशाला में भाग लेने वाले व्यक्ति होंगे कौन कौन। एक होगा संचालक, जिसको समन्वयक भी लोग कहते हैं, कन्वीनर। दूसरा आयोजक, ऑर्गेनाइजर। तीसरा विषय विशेषक, जिसको हम कहते हैं एक्सपर्ट। और चौथा सहभागी, जिसको पार्टिसिपेंट कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कार्यशाला में इतने लोग सहभागिता करते हैं। फिर मन में प्रश्न आता है कि आखिर कार्यशाला में फंक्शन कितने स्टेप में होता है? तो बाबू 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप जिसमें हम केस का विवरण और प्रस्तुतिकरण करते हैं, केस मीन्स प्रकरण। और दूसरे में हम प्रभावी प्रशिक्षण देते हैं। इसमें ज्यादा समय लगता है, प्राय 3 से 7 दिन का समय लगता है। और फिर दूसरे समूह में जब सदस्य प्रशिक्षित हो जाते हैं तब हम तीसरे चरण में उनको अपने प्राप्त किए गए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन संबंधी जो स्किल बना है, उनके पास जो स्किल मिली है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके वो अपने को जांचने का अवसर उपलब्ध कराते हैं, जिसे हम जांच करने की व्यवस्था कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पूरे वर्कशॉप के अंतर्गत एक नॉन स्किलफुल पर्सन स्किलफुल बन जाता है। लेकिन मित्रों, एक चीज ध्यान रखिएगा, पेपर का जो ट्रेंड दिख रहा है उसमें जो एक पेपर बनाने वाले होते हैं वो जानते हैं कि हमारा जो आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटर है, और वह पूरी तरह से किसी भी टॉपिक के सकारात्मक पक्षों पर ही विशेष फोकस करता है। जितने भी एस्पायरेंट होते हैं वो प्रायः पॉजिटिव पक्ष पर ज़्यादा फोकस करते हैं, निगेटिव पक्ष को किनारे कर देते हैं। तो आजकल निगेटिव पक्ष पर भी प्रश्न बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसे हम सीमा या आप कह सकते हैं एक तरह से उसके मापन के रेंज में हम देखते हैं कि आखिर उसकी सीमा कितनी है, उसकी कमी कहाँ कहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा,
कार्यशाला के अंतर्गत कुछ कमियां दिखाई देती हैं। जैसे पहली चीज, कार्यशाला में संसाधनगत अभाव। सभी कार्यशालाओं में सारे संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, तो इससे प्रभावी प्रशिक्षण नहीं हो पाता। संसाधनगत अभाव यह कार्यशाला की एक वीकनेस हो जाती है। जहां पर संसाधन प्रभावी नहीं है, बढ़िया प्रशिक्षण नहीं हो पाता है। दूसरी चीज, प्रभावी प्रशिक्षक की कमी। आपको ये भी ध्यान देना है कि प्रभावी प्रशिक्षक जब नहीं रहते तब भी उसमें दिक्कत आने लगती है। फिर उसके बाद विशिष्ट और दक्ष व्यक्तियों का अभाव, यह भी हमारे कार्यशाला का एक तरह से निगेटिव पक्ष माना जाता है। जांच करने की अवस्था का अभाव कहीं कहीं पर होता है, लोग प्रशिक्षण कर लेते हैं, जांच करने का अवसर ही नहीं लेते, वह भी एक प्रकार की कमी होती है। तो इस तरह से फिर एक चीज, कार्यशाला का अलग अलग स्थानों पर आयोजन करना, यह भी एक तरह से वीकनेस मानी जाती है, जिसे हम कार्यशाला की सीमा के रूप में रेखांकित करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कार्यशाला का पूरा विस्तार से अध्ययन कर लिया है। कुल मिलाकर 3 से 4 प्रश्न इस पर डेवलप हो सकते हैं। पहली चीज, एक व्यवहारिक पक्ष के विकास पर प्रश्न बन सकता है। दूसरी चीज, क्रियात्मक पक्ष और यांत्रिक प्रशिक्षण पर प्रश्न बन सकता है। तीसरी चीज, आप देखते हैं कि कितने प्रकार, क्या क्या चीजें वहां फिक्स है, एक निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित कार्य, इस पर प्रश्न हो सकता है। फिर कौन कौन सहभागी बनते हैं, कौन कौन से भागीदार होते हैं, इस पर प्रश्न बन सकता है। फिर उनके स्टेप पर प्रश्न आते हैं और अवधि पर प्रश्न मित्रों ज्यादा पूछा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरी तरह से इसके हर पक्षों को एक्सप्लेन किया है। और आपको एक चीज विशेष ध्यान रखनी है कि हम लोगों ने जो जो स्टडी किया है, इसके पहले उसको क्रमिक रूप से हमको आगे बढ़ाना है। जैसे हम पहले आपको पढ़ा चुके थे, रिसर्च क्या है, सर्च क्या है, रिसर्च और सर्च में अंतर क्या है, रिसर्च के कितने स्टेप होते हैं, रिसर्च कितने प्रकार का है, ये मैं सब आपको क्लास में ही पढ़ा चुका हूँ। हर पक्षों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इवन कैसे हम उसमें प्रतिदर्श तैयार करते हैं, सैम्पलिंग कैसे करते हैं, कैसे हम हाइपोथेसिस तैयार करते हैं, वो सब चीजें हम आपको बता चुके हैं। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, अगर हम नेट फर्स्ट पेपर में शोध अभिक्षमता टॉपिक को एनालाइज करें तो प्रायः 5 क्वेश्चन, चूंकि हम जानते हैं कि 10 स्टेप हैं, पूरे 10 यूनिट बनाया है किसने, ये जो यूजीसी ने हर स्टेप से 5-5 क्वेश्चन को उन्होंने मेंशन किया है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, तो एक मन में प्रश्न आता है कि आखिर कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। जैसे शोध अभिक्षमता में एक प्रश्न तो स्टेप से आता है, ध्यान रखिएगा, शोध के चरण से एक प्रश्न कन्फर्म रहता है। दूसरा चीज, शोध के उसमें जो शोध का प्रकार है वहां से एक प्रश्न प्रबल संभावित रहते हैं कि एक प्रश्न वहां से उड़ जाते हैं। तो 2 प्रश्न हो गए, एक तो स्टेप पर पूछ लिया कि कितने स्टेप होते हैं, स्टेप के एक्सप्लेनेशन कैसे हैं, वो सब मैं आपको सिखाया हूं। और उसके बाद दूसरी चीज, आपसे दूसरा प्रश्न बनाता है टाइप्स ऑफ रिसर्च, शोध के प्रकार से प्रश्न उठाता है। तीसरा प्रश्न आप पर क्या बनाता है, सैंपलिंग पर प्रश्न बना देता है, या तो हाइपोथेसिस से प्रश्न उठाता है या तो सैंपलिंग से प्रश्न उठाता है। चौथा प्रश्न आप देखते हो जो हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने, जैसे आप देखेंगे सिनॉप्सिस क्या है, वर्कशॉप क्या है, सिंपोजियम क्या है, ठीक है, थीसिस क्या है, इन सारे चीजों से प्रश्न उठाता रहता है। रिसर्च पेपर क्या है, इन सारे चीजों से प्रश्न उठाता रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे बिंदुओं को एक्सप्लेन किया है, कैसे तैयार करना है। उसी कड़ी में आज मैंने कार्यशाला का विश्लेषण किया है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप न केवल इसे इनिशिएट करेंगे बल्कि आप अपनी समस्या का भी प्रभावी समाधान करने में सफल होंगे। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।